Good morning, I am Anil Oja. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you history for class 7th, chapter 4th, Mughal Emperor part 2. Today I will discuss about the topic of Aurangzeb, and before Aurangzeb I have discussed in part 1. Aurangzeb, who ruled from 1658 to 1707, and homes were defeated in 1663, मीन्स जो अहोम प्रजाति थी वह 1663 में पराजित हुई, बट आफ्टर दैट दे रेबल्ड अगेंस्ट इन 1680। 1680 में उन लोगों ने फिर विद्रोह कर दिया। ओके, नेक्स्ट इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट यूसुफ जाई एंड सिक्स वेर टेम्परेरली सक्सेसफुल। Campaign against Maratha chieftain Shivaji were initially successful, and Aurangzeb insulted Shivaji, who escaped from Agra, declared himself independent king. चूँकि इन्होंने जब इनका राज्यारोहण हुआ, या ये राजकुमार के रूप में थे शाहजहां के शासनकाल के दौरान, तो यह साउथ के सूबेदार नियुक्त किए गए थे औरंगजेब, और लगभग उन्होंने दक्कन में बहुत ज़्यादा युद्ध किया, और अक्सर उनका जब ये शासक हुए तो मराठों से ये काफ़ी परेशान थे, और इन मराठा चिफसेन, जो मराठा सरदार शिवाजी थे, वह इनसे गोरिल्ला युद्ध करते थे। मीन्स वह छुप कर वार करते थे और फिर छिप जाते थे। तो इसके चलते इनको पहाड़ी चूहा भी औरंगजेब ने कहा था। किसी तरीके से इनको गिरफ्तार करके या उन्हें एक ट्रीटी के द्वारा, संधि के द्वारा आगरा लाया गया, जहां पे औरंगजेब को आभास हुआ कि उसके साथ चीट हुआ है, धोखा हुआ है, तो वह चुपके से उस जेल से बाहर निकल गए, और निकलने के बाद उन्होंने अपने को इंडिपेंडेंट किंग घोषित किया। एंड आल्सो शिवाजी कंटिन्यू रेबल्ड अगेंस्ट औरंगजेब। ओके, एंड नेक्स्ट वी कैन से प्रिंस अकबर रेबल्ड अगेंस्ट औरंगजेब एंड रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम मराठा एंड ही फाइनली फ्लेड टू सफीद ईरान। औरंगजेब के जो पुत्र थे अकबर, तो अकबर जो एक तो अकबर सम्राट थे, लेकिन ये अकबर दूसरे हैं, ये औरंगजेब के पुत्र हैं, और इन्होंने अपने पिता के खिलाफ रेबल्ट किया एंड गॉट सपोर्ट फ्रॉम मराठा। मराठाओं ने इनका सपोर्ट किया, और जब इनको दौड़ाया गया औरंगजेब के द्वारा या उनका पीछा किया गया, तो ये ईरान चले गए। Okay, in the west we can say Aurangzeb had to face against the Sikhs, Jats and Satnamis. सतनामियों से भी परेशान थे औरंगजेब। सतनामियों ने भी इनसे युद्ध किया, कॉन्फ्लिक्ट किया, युद्ध में व्यस्त रखा, सरदारों के साथ भी हुआ। एंड जो सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर सिंह, तो तेग बहादुर के साथ भी औरंगजेब का बहुत ज़्यादा हुआ, युद्ध हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। एंड एट द लास्ट टाइम औरंगजेब के जो पुत्र थे उनमें आपस में विवाद हुआ सिंहासन प्राप्त करने के लिए। तो वी कैन से दैट व्हेन औरंगजेब ascended ऑन द थ्रोन, जब उन्होंने सिंहासन को पकड़ा, सिंहासन पे बैठे, तो उनका भी अपने भाइयों के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और इसमें चूँकि औरंगजेब के सबसे बड़े भाई दारा सिकोह थे, उनको शाहजहां ने उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन उनको हटाकर औरंगजेब स्वयं राजा बना। उसी तरह से औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी उनके चारों लड़कों में सिंहासन प्राप्ति के लिए संघर्ष हुआ। एंड व्हाट वुड हैपन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर्स। ओके, in next topic we can say Mughal tradition of succession.
जो सक्सेशन कैसे था, राजा के बाद उत्तराधिकारी कैसे होते थे, कोई राज्यारोहण किस तरह से होता था। तो द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोजेनिच्योर। प्रीमोजेनिच्योर मीन्स हुआ कि बड़ा लड़का राजा बने और ये विश्वास किया जाए कि एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर्स स्टेट, दे डिड नॉट बिलीव इट। और उसमें चूंकि छोटे बच्चों में या जो ज़्यादा शक्तिशाली होता था वह राजगद्दी प्राप्त करने की कोशिश करता था, उसके लिए बड़े भाई की भी हत्या कर देता था। इस सिद्धांत को मुगल शासकों ने लिया। उन्होंने इस सिद्धांत को नहीं लिया कि जो बड़े शासक हैं वही राजा बनेंगे और उसको इज्जत के साथ राजा बनाया जाए। सम थिंग्स हैड बीन डिवाइडिंग द स्टेट इन देयर ब्रदर्स। कुछ भाइयों में राज्य को बांटवारे की सिस्टम भी था, जैसा कि बाबर ने बोला था, और हुमायूं ने अपने चारों भाइयों में पूरे साम्राज्य का बंटवारा किया था। तो इस तरह की बातें इस समय मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट, मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। दिस टाइप ऑफ रिलेशंस द मुगल had very good examples of Rajput. We can say many Rajput girls or daughters were married with the Mughal family, and once they got a good relation between the Mughal and the other rulers, they did not, means Mughal did not attack on other rulers. राजपूत में कुछ सिसोदिया वंश था, वहाँ से भी मुगल के रिलेशन हुए विवाह या मैरिज के द्वारा, बट इट डिड नॉट स्टे एट द लॉन्ग टाइम। और बहुत लंबे समय तक यह मैरिज या इन लोग के साथ आपस का संबंध नहीं रहा। जो अकबर ने बनाया था संबंध, रिलेशन बनाया था मैरिज के साथ, या राज्यों को एक बार अटैक करके ये लोग ले लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो शासन वहाँ पे ये उसको अपने राज्य में मिलाते थे, बल्कि उस राज्य को छोड़ देते थे, वहाँ से कुछ रेवेन्यू पर प्राप्त करते थे। कुछ अन्य शासक थे, उनको बिल्कुल वो जब रेवेन्यू दे रहे हैं तो उनसे कोई उनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था। इस नियम को भी मुगल एम्परर लेके अपने समय में इसको लेकर निर्वाह किया गया मुगल राजाओं के द्वारा। ओके, नेक्स्ट वी कैन से मनसबदार एंड जागीरदार। व्हाट इज द मनसबदार? मनसब से सेंस है रेफर्स टू रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मनसब रखता था, कितना मनसब रखा है, इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि 5000 मनसब हमारे पास है, किसी के पास 1000 मनसब है। तो राजा जिसको 5000 मनसब देता था वो हाईएस्ट मनसबदार कहा जाता था। कुछ हद तक 7000 मनसब भी दिया जाने लगा। तो ये सारी चीज़ें रेवेन्यू वसूलने के लिए और उनकी स्टेटस क्या है, उनकी सैलरी क्या है, इस चीज़ को शो करती है। सैलरी वेर डिटरमाइंड विद इन ए न्यूमरियस कॉल्ड जात, and the mansabdar required him to maintain a specified number of सवार। उनको जात और सवार में, सवार मीन्स घोड़े मिलते थे, और वह घोड़े जब कहीं लड़ाइयाँ होती थी तो वह मनसबदार सैनिक सहायता राजा के लिए करता था अपने घोड़ों के साथ, और कहा जाता था कि इसकी स्थिति क्या है, और उस मनसबदार को अपना मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए कुछ ज़मीनें दे दी जाती थी, जिससे रेवेन्यू वसूल कर इसका खर्चा चला सके, और उस जमीन को जागीर कहा जाता था। एंड इन द अकबर वी कैन से इन द अकबर रेन दीज जागीर वेयर इक्वल टू द सैलरी ऑफ मनसबदार, बट बाई औरंगजेब रेन वेयर देयर लेस देन ग्रैंड सैम। चूँकि जो भी मनसबदार इनको खर्चे जो पड़ते थे, तो उस रेवेन्यू जो जागीर से वसूली जाती थी, तो मनसबदार गॉट मोर मनी देन देयर एक्सपेंसेस। बट आफ्टर द टाइम ऑफ औरंगजेब,
मनसबदार increased more and more and the जागीर became less than before। ज़मीनें कम हो गई, मनसबदार ज़्यादा नियुक्त किए गए, तो जो उनकी वसूली रेवेन्यू मनसबदार को मिलती थी अब उनके खर्चे उसमें नहीं हो पाते थे और वो रेवेन्यू मनसबदार कम वसूल पाता था ज़मीन से, तो इसके चलते औरंगजेब के बाद विद्रोह हुए। ओके, तो मीन्स मेरा कहना ये सेंस था कि जो मनसबदार पहले ज़मीन की रेवेन्यू मिलती थी उस ज़मीन से अपने खर्चे का निर्वाह बहुत आराम से करते थे। यह अकबर के समय में हुआ करता था, बट धीरे धीरे जब मनसबदारों की संख्या बढ़ा दी गई और ज़मीन की जो मात्रा है या शॉर्टेज जब ज़मीन होना शुरू किया तो उसी ज़मीन से उनको अपना खर्चा चलाना पड़ता था और मनसबदार ज़्यादा हो गए, तो इस स्थिति में वहाँ पे विद्रोह होना नेचुरल है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वीडियो एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ जब्त एंड जमींदार्स। Okay, and if you feel any doubt, give comment in my comment.